नमस्ते दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, हमारे देश में 10 to 14% कपल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से परेशान है और इनमें से 40 to 50% फीमेल है और 30 to 40% मेल है। 19th सेंचुरी में मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत कम था, लेकिन 20th सेंचुरी में मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी का रेशियो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है। जनरली 1 साल तक फ्रीक्वेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ज़्यादातर इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में हार्मोन्स इम्बैलेंसेस की वजह से होती है, लेकिन प्रेगनेंसी का रुकना बहुत सारे फैक्टर के ऊपर भी आधारित है, जैसे कि अ वुमन्स बॉडी मस्ट रिलीज एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरीज, अ मैन स्पर्म मस्ट जॉइन विद द एग अलोंग द वे, अ फर्टिलाइज्ड एग मस्ट गो थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब थ्रू द यूट्रस, द फर्टिलाइज्ड एग मस्ट अटैच टू द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। और इनमें से अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में और जानते हैं व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे सीमेन और स्पर्म के बारे में। ज़्यादातर लोग ये दोनों शब्दों को सेम ही समझते हैं, मानिए उसका मीनिंग एक ही होता है ऐसा समझते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द अलग है। सीमेन फ्लूइड और स्पर्म से बना है, यानी कि स्पर्म ये सीमेन का एक पार्ट है। सीमेन के अंदर जो फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड आया है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और उसके अलावा बहुत सारी सेक्स ग्लैंड से आता है और स्पर्म टेस्टिकल्स में बनते हैं। अब सीमेन का मेन रोल क्या होता है पता है, कि उसके पास जो लिक्विड है ना उसके थ्रू स्पर्म को एग तक पहुंचाने का। जब ये सीमेन और स्पर्म में कोई चेंजेस आते हैं तब इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों में क्या चेंजेस हो सकते हैं और किस वजह से इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले स्पर्म के बारे में बात करते हैं। स्पर्म के अंदर 3 टाइप के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। एक तो नंबर ऑफ स्पर्म कम होना, यानी कि 15 मिलियन से कम स्पर्म अगर सीमेन्स में होते हैं तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट, स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए स्विम करना पड़ता है, तो अगर उसकी स्पीड कम है तभी भी वो एग तक नहीं पहुंच सकता है। और तीसरा स्पर्म का शेप, अगर उसका शेप सही नहीं है तो वो स्पीड में मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा और एग को फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा। तो अगर स्पर्म में ये तीनों टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एबनॉर्मल सीमेन, अगर आपका सीमेन इफेक्टिवली स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचा सकता है तभी भी आपको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से सीमेन एबनॉर्मल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मेल इनफर्टिलिटी के पैरामीटर्स के बारे में तो बात कर दी, लेकिन अब जानते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है।
फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानते हैं। फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये तीनों ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहली कंडीशन है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन किसे कहा जाता है? हर महीने ओवरीज में से जो एग रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब जब ये एग रिलीज होता है, अगर वो स्पर्म से मिल गया और फर्टाइल एग में कन्वर्ट हो गया तो उसमें से बच्चा पैदा होता है। और जब ये स्पर्म से मिल के फर्टिलाइज नहीं होता है तो हमें पीरियड्स आते हैं। तो कई फीमेल के अंदर ये एग रिलीज होने का टाइमिंग डिफरेंट होता है। कई लोगों को एग बनता ही नहीं है, कई लोगों को ये एग जो मंथली रिलीज होना चाहिए उसकी जगह पे 2 महीने या 3 महीने भी होते हैं। तो जानते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। दूसरी कंडीशन फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है या तो वो ब्लॉक है या तो उसमें कोई सूजन है। तो आपकी ओवरीज तो सही है, वो मंथली एग तो रिलीज कर रही है, बट ये एग जिसे फेलोपियन ट्यूब थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुंच रहा है, लेकिन आपका फेलोपियन ट्यूब सही नहीं है तो भी आपके एग यूट्रस तक पहुंचते नहीं है और इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तीसरी कंडीशन है एबनॉर्मल यूट्राइन काउंटर। अगर आपके यूट्रस में एनाटॉमिकली कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई चेंजेस है या तो यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है तो भी बच्चा रुकने में तकलीफ होती है। तो जानते हैं कि किस फीमेल को इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब तक हमने मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, ये इनफर्टिलिटी क्यों होती है और किसको होने के चांसेस ज़्यादा है, माने कि उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बातें की। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर्स उसे मेडिसिन, सर्जरी, IUI एंड ART जैसे ट्रीटमेंट ट्रीट करते हैं। द मेन टाइप ऑफ ART इज IVF।
इनफर्टिलिटी के लिए इनमें से आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो उसका सक्सेस होने का रेशियो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी ट्रीटमेंट है, अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है और आप न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट डाइट खा रहे हो तो इसका सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जो ट्रीटमेंट को सक्सेस नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको अगर हम थ्रू फूड लेते हैं तो मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए और ये न्यूट्रिएंट्स हमें किस फूड में से मिल सकते हैं और उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। अब जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और ये किस फूड में से हमें मिलते हैं। दोबारा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लो लेकिन डाइट को इग्नोर मत कीजिए। आपके प्रॉब्लम रिलेटेड पर्सनलाइज या कस्टमाइज डाइट प्लान बना के उसको जरूर से फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाए।